नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से बातचीत में टॉपर सीरीज में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसमें हम बहुत सारे टॉपर से जो है बातचीत कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले में आज जो है हम मिलेंगे रुपेश से, जिन्होंने इतिहास से अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ क्वालिफाई किया और अभी वो जो है पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर में ही है। तो उनसे जानेंगे कि उन्होंने इस सफलता को हासिल करने के लिए क्या क्या जो है रणनीति को अपनाया था और वो जो है आपको क्या सजेशन और क्या जो है सलाह देना चाहते हैं। तो रुपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म जेआरएफ विद गुलशन में। थैंक यू। तो सबसे पहले जो है आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए कि आपका जो है कॉलेज लाइफ कहाँ से, स्कूलिंग जो है आपकी कहाँ से हुई है। मेरा नाम रुपेश है और मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई अपने गांव से किया है और मैंने अपने 12th की पढ़ाई डीएवी से किया है, जो एक सरकारी संस्थान है। और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएचयू से ही किया है और फिर मैं बीएड करने के लिए चला गया, लेकिन मैं बीएड में एडमिशन लिया, लेकिन हमारे कुछ प्रोफेसर हमको सजेस्ट किए कि आप मास्टर्स करिए और आगे का सोचिए, तब हमने मास्टर्स में एडमिशन लिया। तो बीएड, जब आप बीएड के बारे में आपने सोचा था तो वो कौन कौन सी खूबी आपने इस क्षेत्र में देखी थी कि जिसके लिए आपने बीएड को छोड़ के इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के बारे में सोचा गया? देखिए, बीएड अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से चूँकि मेरा मेन उद्देश्य पीसीएस था, तो मैंने सोचा कि अगर बीएड करते हैं लेकिन फिर भी उसके साथ वो करेंगे, और बीएड के बाद भी हमको बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना होता है, जैसे कि सीटेट क्वालिफ़ाई करेंगे या फिर किसी स्टेट का सुपर टेट क्वालिफ़ाई करेंगे, उसमें भी बहुत समय लग जाएगा। और उसके साथ ही अगर हम मास्टर्स करते हैं और नीट और जेआरएफ की तरफ जाते हैं, तो हमको भी उतना ही एफर्ट देना होगा। और जब हम नीट जेआरएफ की तरफ जाएंगे तो हम कुछ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा ये हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा और मैं अपने साथ न्याय कर पाऊँगा। तो बहुत ही अच्छी सोच रही है आपकी अपने खुद के विषय में जो है आगे करियर बनाने का। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीएड को बेहतर समझते हैं और बीएड करते हैं, तो उनका भी सोच अपने हिसाब से सही होता है। और बात करें कि आपने जो है पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, तो इस के तैयारी के दौरान आपका जो पर्सनल अनुभव जो था, आपका खुद का जो अनुभव है, वो कैसा रहा था? आपने इस तैयारी में कौन-कौन सी कठिनाइयों को देखा था? जी, पहली बात कि हम लास्ट तक डिसाइड नहीं कर पाए थे कि हमें मास्टर करना है नहीं करना है। हमारे गुरुजी जब सजेस्ट किए तब हमने सोचा कि अच्छा हमको ये करना है। तो लगभग सितंबर के लास्ट में मैंने मास्टर्स में एडमिशन को मतलब कंफर्म किया और उसके बाद से मैं इसमें लग गया। और जब एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं पहले दिन से श्योर था, चूँकि मैंने सेट कर लिया है कि मास्टर्स करना है और एकेडमिक एक ऑप्शन है मेरे लिए, ऑप्शन भी है, तो मुझे करना ही करना है, कैसे भी करना है। तो सोचा कि अगर करना है तो अभी करते हैं और बढ़िया से करते हैं, जोरों से करते हैं। तो मैंने तभी से प्रिपरेशन शुरू किया। 16 सितंबर से मैंने अपना तैयारी स्टार्ट किया और उसके लगभग 75 दिन बाद मेरे पेपर थे, तो मैंने उसी के अनुसार अपना शेड्यूल रखा और प्रिपरेशन किया। लगभग 75 डे में आपने इस तैयारी को अंजाम दिया। तो आपके इस तैयारी में क्या आपका जो सीयूईटी पीजी का जो तैयारी हुआ था वो कुछ काम आया था, जो सीयूईटी के एंट्रेंस देने के लिए आपने तैयारी की? जी, निश्चित तौर पर काम आया था। सबसे ज़्यादा काम तो ये आया कि सीयूईटी जब तक हमारे टाइम की बात कर रहे हैं 2023 तक जनरल पेपर पूछा जा रहा था मास्टर्स में। तो जनरल पेपर में मैथ्स रहते हैं, रीजनिंग रहता है, तो हमारे फर्स्ट पेपर के लिए बहुत योगदान दिया वो चीज़ें, और वो चीज़ें हमारी पहले से ठीक ठाक। और उसके साथ ही हमको हिस्ट्री भी पढ़ना होता है मास्टर लेवल का, जैसे जेएनयू है, डीयू है, ये सब में क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे होते हैं, उस हिसाब से हम लोग को मेहनत भी करना होता है। फिर भी मैंने एवरेज ही किया था, मैंने उतना बेस्ट नहीं किया था, चूँकि मैं कंफर्म नहीं था कि करना है। तो लेकिन जब मैं पीजी की तैयारी शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं नेट जेआरएफ की तैयारी शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो नींव है वो खड़ी है, बस उस पर मुझे इमारत बनाने की आवश्यकता है। तो फिर मैं उस इमारत को बनाने में जुट पड़ा। और अगर बात करें कि जो इस बार जो सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहिए कि वो जो अपनी तैयारी का जो लेवल है वो नेट जेआरएफ के लेवल का कर सकते हैं कि पहले जो है एंट्रेंस को ध्यान में रख के तैयारी करें और बाद में इस एग्ज़ाम के लिए अलग से तैयारी शुरू करें? देखिए, इस चीज़ को हम दो तरह से देख सकते हैं। जिन बच्चों का उद्देश्य है कि वो एकेडमिक बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि एक साथ
हम लेकर ही चलें नेट को और पीजी को भी, क्योंकि सिलेबस एक ही है। तो आप अभी करेंगे तो आपको आगे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो मेरे ख्याल से करना चाहिए, साथ में करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने जो ग्रेजुएशन के टाइम में अपने इस सब्जेक्ट के लिए उतना ज़्यादा पढ़ाई जो है नहीं की थी। अच्छा। और जो भी तैयारी मेरी हुई थी सीयूटी पीजी की तैयारी के दौरान हुई। तो ऐसे बच्चे मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं कि भैया मैं अभी एकदम नया हूँ इस फील्ड में, और या मैं इस सब्जेक्ट से तैयारी करना चाहता हूँ। तो उन बच्चों में और जो ग्रेजुएशन में अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से क्लासेस जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनमें जो डिफरेंस है उसको कवर करने के लिए आप कौन कौन से ऐसे सजेशन जो नए बच्चों को देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से स्नातक में जो बच्चे जिनका जो विषय रहता है वो उससे तैयारी करते ही हैं, लेकिन अब तो ओपन फॉर ऑल हो गया, या फिर जिनकी इच्छा होती है दूसरे सब्जेक्ट में करने को करते हैं, तो उनके लिए कुछ चीज़ें नहीं लगती हैं। लेकिन इससे घबराना नहीं है। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं या फिर जो नए हैं, दोनों के लिए कंपटीशन सेम होने वाला है। और रही बात की समझने को लेकर, तो आप एक फ्रेशर से आप चीज़ों को अच्छे से कैच कर पाएंगे। और आप चूँकि कहते हैं कि नए सीडी में जो चीज़ डालते हैं वो उसमें वायरस कम होता है, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर कठिनाइयाँ आती हैं तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आपको ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। तो उसके लिए क्या करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू जाइए। अगर आप कहीं जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आता है उसको यूट्यूब से देखकर सर्च करिए और सारे ऑप्शंस को क्रॉस वेरीफाई करिए, सारे ऑप्शन को एनालाइज करिए। वो क्या करेंगे, कहीं से भी जैसे कि एनटीए का पैटर्न होता है, वो ऑप्शन को ही बदल के या फिर ऑप्शन से ही नए क्वेश्चन बना के देते हैं। तो आप ये कर लेंगे तो बहुत अच्छे से कर जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और अगर बात करें कि आपका जो इस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स जो आए थे, तो मेरे मास्टर्स की बात करें या फिर नेट जा रहे, मेरे 98 क्वेश्चन सही हुए थे। और जो फर्स्ट पेपर कितने क्वेश्चन? फर्स्ट पेपर थोड़ा मेरा वो चला गया, फर्स्ट पेपर मेरे 29 क्वेश्चन सही हुए। लेकिन 29 क्वेश्चन भी ख़राब नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि इस बार जो फर्स्ट पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा कठिन माना गया है। और जो मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सही किए, तो 32-33 क्वेश्चन तक ही जा पाए। इससे ऊपर तो अभी तक मुझे कोई नहीं दिखा है। तो आप अपने आप को उसमें ख़राब ना बोलिए, और बहुत ही अच्छा जो मार्क्स उसमें भी आपका है। और अगर बात करें कि इस एग्ज़ाम में जो है जो 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड एक पार्ट में है और दूसरा जो है आपका खुद का जो सब्जेक्ट है, इन दोनों का योगदान जो इस एग्ज़ाम में क्या रहने वाला है? देखिए, जिन बच्चों के लिए जिन बच्चों का एकेडमिक फिक्स नहीं हुआ तो उनका पेपर 2 थोड़ा सा उनको हमें ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन उसके चलते अगर आप इसको छोड़ दें तो रिजल्ट में दिक्कत आ सकता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, पेपर 2 को भी साथ लेकर चलिए, लेकिन पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे यूनिट हैं जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गए, और उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। ये सारी चीज़ें आप कर जाएंगे। फिर जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो ज़्यादा स्कोरिंग होता है। और अगर सारे 10 साल के अंदर के पैटर्न को हम लोग एक साथ करके देखें तो हमको पता चलता है कि जो बच्चे पेपर 1 में अच्छा किए हैं, इवन जो 30 प्लस करते हैं या फिर 35 प्लस कर जाते हैं, तो उनकी संभावना बढ़ जाती है कि वो जेआरएफ हो जाएंगे। तो ऐसा बहुत लोग जो मानते हैं कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए सेकंड पेपर ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फर्स्ट पेपर को बाइकआउट कर दें। या जो लोग सोचते हैं कि सेकंड पेपर से ही हमारा जो है हो जाएगा, तो उन्हें जो बताना चाहेंगे हम लोग कि फर्स्ट पेपर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है और नेट और जेआरएफ के बीच में जो गैप है उसको फिलअप करने के लिए फर्स्ट पेपर ही बहुत ज़्यादा योगदान जो है वो करता है। और अगर बात करें सेकंड पेपर की, तो इसके लिए जो है आपने कौन कौन से सोर्सेस को जो है फॉलो किया था? सेकंड पेपर में इस बार तो मेरा पहला अटेम्प्ट था, पहली बार, तो मेरे पास समय बहुत कम था। मैंने मात्र 75 दिन में अपनी तैयारी को किया है। तो मेरे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं था कि मैं नोट्स तो कोई बुक्स पढ़ूँ, कोई एक रेफरेंस बुक पढ़ूँ किसी को भी। तो मैंने रेफरेंस बुक को स्टार्ट किया था। मैं सोचा था कि 10-10 दिन दूंगा तीनों पोर्शन को और 1 महीने में कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन जब मैं शुरू किया और मैं उसके साथ साथ पहले क्वेश्चन के साथ देखते जाया, तो मुझे लगा कि
हाँ, ये सही है, रेफरेंस बुक बहुत सही है, लेकिन इतना कम समय के लिए ये हमारा अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो मैंने रेफरेंस बुक को साइड किया और मैंने क्या किया, एजीपी को लगभग 3 बार पढ़ा। एक बार मैंने पूरे अच्छे से पढ़ा, दूसरी बार मैंने जब टेक्स्ट बुक पे मैं सेट लगा रहा था, या फिर कहीं से भी आप टेस्ट लिख सकते हैं, जहाँ भी मिल सके आपको। जब सेट लगा रहा था तो मैंने वहाँ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद लास्ट में जब क्वेश्चन एनालाइज करने की बारी आती है तो मैं टेक्स्ट बुक से उसको नहीं करता था, मैं एजीपी खोलता था और उसको गो थ्रू कर लेता था। उसके साथ ही मैंने कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी के क्वेश्चंस भी लगाए थे और यूट्यूब के कुछ वीडियोस मैंने फॉलो किया था, जिसमें सिर्फ मैंने रिवीजन के लिए फॉलो किया था, या फिर खाते समय मैं देख लूँ, या फिर कहीं जा रहा हूँ उस समय उसको सुन लूँ, उसके लिए मैंने यूट्यूब फॉलो किया था। लेकिन सफिशिएंट रहेगा कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कहीं का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टैकल करें। सबसे बेहतर मेरे ख्याल से एजीपी रहेगा, क्योंकि उसमें हर एक ऑप्शन पे बहुत विस्तृत जानकारी है। एजीपी के बारे में थोड़ा अच्छे से बताइए कि मतलब ये बुक का पूरा नाम क्या है और किस टाइप के। एजीपी प्रकाशन का एक गाइड आता है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व किया दिया हो रहता है। उसके साथ डिस्क्रिप्शन रहता है और कब किस मतलब ईयर कैसा क्वेश्चन था, क्या पैटर्न था, उसमें अच्छे से दिया गया है। और उसमें आंसर जो होता है बहुत ऑथेंटिक होता है। तो अगर आप उससे गो थ्रू होते हैं तो जो बच्चे का तैयारी नहीं हुआ है, इवन चाहे वो CUT पीजी के लिए कर रहा हो या नेट JRF के लिए, तो रामबाण है, करता है तो बहुत अच्छा करेगा और निश्चित रूप से सबको करना ही चाहिए। और अगर बात करें कि फर्स्ट पेपर के लिए आपने कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज किया था? हाँ, मैंने फर्स्ट पेपर के लिए मैंने मात्र 15 से 20 दिन दिया था मैंने फ़र्स्ट पेपर के लिए, जो कि शुरुआत में वहीं से किया था, क्योंकि मुझे हिस्ट्री तब भी पहले नहीं पढ़ता था। फर्स्ट पेपर ही मेरा ठीक ठाक था। तो मैंने सबसे पहले यूट्यूब से कुछ हमारे सीनियर्स थे, जैसे आप लोगों ने कुछ हमको गाइड किया, और उसके बाद हमने क्या किया, यूट्यूब से मैंने एक प्लेलिस्ट को फॉलो किया था। वो शेफाली मिश्रा का एक प्लेलिस्ट है, ज्ञान अड्डा का, आप लोग देख सकते हैं, बहुत पुराना हो गया वैसे। और उसके साथ साथ मैंने बस प्लेलिस्ट को देखा था। उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस, जहाँ से मुझे मिल जाए, कहीं से मिल जाए, मैंने क्वेश्चंस लगाए। और अगर बात करें कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, तो इसको आप कॉलेज की क्लासेस के साथ कैसे डील करते हैं? आपने 75 दिन जो बात कर रहे हैं, उसमें क्या कॉलेज इंक्लूड था या कॉलेज बिल्कुल छोड़ के आपने इसकी तैयारी की? नहीं, पूरी तरीके से मैंने कॉलेज बिल्कुल नहीं छोड़ा है। तैयारी की जो मेरी टाइमिंग थी, क्योंकि 16 सितंबर से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया और हमारी क्लासेस 30 अक्टूबर से स्टार्ट हुई। तो मुझे इधर 45 दिन का समय मिल गया था, और 45 दिन में मैंने एक दिन में 3 दिन का पढ़ाई किया है। मतलब मैं एक दिन में कम से कम 12 से 14 घंटा पढ़ाई करता था, क्योंकि मुझे करना है तो किसी भी हालत में करना है। तो मैंने 12-13 घंटे पढ़ाई करके मैंने सारे बैलेंस को गैप को मतलब बैलेंस कर लिया। और जब मेरी क्लासेस चली तो मैं कभी क्लासेस भी गया हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ 75% अटेंडेंस ज़रूरी होता है, तो हमने क्लासेस भी किया। और उसके साथ साथ जब मुझे पढ़ाई का समय नहीं मिलता था तो मैं रात को बीचों के लाइब्रेरी में मैं आके और 2-3 बजे रात तक मैं पढ़ता था, और ये शेड्यूल था मेरा। तो आपकी सफलता के योगदान में इस लाइब्रेरी का भी बहुत योगदान है लाइब्रेरी का। और अगर बात करें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपने तो पहली बार में क्वालिफाई कर लिया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 बार 2 बार नेट क्वालिफाई हो जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम को देते हैं बार और उनका रिजल्ट जो है फर्स्ट ही नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आप किस बात को वो फॉलो करें कि वो जो है इस एग्ज़ाम को जल्दी से क्वालिफाई करें? हाँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी देखते हैं हमारे कुछ सीनियर्स हैं जो लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जा रही है, जबकि उनके अंदर टैलेंट बहुत है। वो चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन उसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपके अंदर एग्जीक्यूट करने का क्षमता होना चाहिए, और वो कैसे आएगा? वो आएगा, आपको थोड़ा सा दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। उसके लिए आप कोई भी एक मोटिवेशन अपने लिए रख सकते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे माता पिता मेरे मोटिवेशन थे, और मैंने अपनी तैयारी के समय 4-5 पंक्तियों को ज़्यादा फॉलो करता था। जैसे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। जब मैं प्रिपरेशन करते टाइम थक जाता था, या मुझे लगता था कि शायद मुझसे नहीं होगा, तो उस पीरियड में बस इस लाइन को पढ़ता था जहाँ पे ये मेंशन है, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। मैं भागने वालों में से तो कभी नहीं रहूँगा।
ये चीज़ें और एक दो चीज़ें, एक लाइन थी जो रश्मि रथी की लाइन मुझे याद आती हैं, जिसमें ये है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसकी पूरी पंक्ति आप जब पढ़ेंगे आप जोश से भर जाएंगे और आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएंगी कि आप उस दिन को बहुत पॉजिटिव वैसे शुरू करेंगे। और मैं आप सबको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं अपने दिन की शुरुआत हमेशा करता था आरंभ है प्रचंड, क्योंकि और मैं उस गाने को सुनते मेरे अंदर इतनी अंदर सकारात्मक ऊर्जा आ जाती थी कि कोई भी कर सकता है। और उसके साथ साथ कुछ डिसिप्लिन भी रहना पड़ता है। मैं 2 बजे तक या 3 बजे तक खाना नहीं खाता था जब तक मेरी एक दिन की 50% या 60% टारगेट पूरी नहीं हो जाती है। तो इतना करना पड़ता है, या फिर जिसका दिमाग सही हो वो वैसे भी कर सकता है। अगर और मोटिवेशन की बात बताएं तो लास्ट में पीरियड में क्या होता है कि हम टेस्ट लगाते थे, पहले पॉजिटिव जा रहा था, लास्ट में थोड़ा निगेटिव जाने लगा। उस पीरियड में खुद को क्या सोचता था, मैं आता था और चूँकि लाइब्रेरी में बहुत अच्छे मिरर्स हैं, शीशा है, वहाँ पे खुद को देखता था। मैं बोलता था कि मैंने जो शुरुआत किया था मुझे कुछ नहीं पता था, अभी मैं 70% से ज़्यादा कर चुका हूँ और मेरे अच्छा नंबर आ रहा है, लेकिन थोड़ा से के चलते मुझे हारना नहीं है। और मैं अपने आप को देखता था कि हाँ मैं JRF हूँ, फिर मैं JRF हूँ ऐसे ही कहता था खुद से। जब ऐसा करता था फिर सोचता था कि नहीं, JRF तो ऐसे नहीं बनूंगा, मैं तो डर के भाग के आके इधर ये सब कर रहा हूँ। फिर जाता था, फिर पढ़ता था। एक दिन ऐसा आया जिस दिन मेरे 2 टेस्ट में एकदम से कम नंबर आए, जो कट ऑफ था पिछली बार का उससे भी कम नंबर आए थे। फिर मैं सोचा कि अरे यार अब फिर लगाएंगे। फिर मैंने 2 टेस्ट लगाया और उन दोनों टेस्टों में पेपर 1 में 65-70 ऐसे करके नंबर लाया। तो सारे में कट ऑफ से मेरा 10 नंबर 15 नंबर ज़्यादा ही रहे। उस दिन मैं खुशी से मतलब रूम गया और अच्छे से फिर से सोया, फिर अगले दिन से वही शेड्यूल मैंने शुरू किया। तो ये होना चाहिए, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपके मोटिवेशन डिमोटिवेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, रुकना नहीं है, और रुकेंगे नहीं तो आप नैया पार करेंगे। और भैया एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा, चूँकि बीच बीच में ऐसे सीन आते हैं जो बैलेंस करना पड़ता है। एक दिन क्या था कि लाइब्रेरी बंद थी दीपावली के समय, लेकिन मैं 75 डेज का चैलेंज पे था। तो मैं 75 डेज अंकित भाई पूर्णिया वाला। हाँ, अंकित बैनपुरिया वाला चैलेंज, तो वो बॉडी बिल्डिंग वाला, लेकिन मेरा मानसिक बॉडी बिल्डिंग का था। तो उस केस में मैंने क्या किया, चूँकि लाइब्रेरी बंद था, कोई सोर्स नहीं, और हमारे जहाँ पे हमारा रूम है वहाँ पे बहुत शोरगुल था, क्योंकि पूजा पाठ का माहौल रहता है। तो मैंने क्या किया, अपना बैग उठाया और यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्राउंड है जहाँ बहुत शांति है, प्राकृतिक वातावरण है, वहाँ बैठ के मैंने अपने दिन का टारगेट पूरा किया। और टारगेट पूरा करने के बाद आके फिर से मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा करने के लिए कैसे भी करना है आपको। विकट परिस्थितियों में परिस्थिति आपको अपने अनुकूल बनाना पड़ेगा, आप बनाएंगे। जैसे मेरा क्या पहला अटेम्प्ट था, मुझे करना था, मैं 2 क्वेश्चन से कम रहता तो मैं JRF नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी वो मेरी मेहनत थी। मैं भगवान जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे कुछ सीनियर भैया दीदी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर उस मोटिवेशन को बनाए रखा, मेरे ऊपर विश्वास दिखाए रखा, तो मैं कर पाया। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अपने आप का मोटिवेशन जो है अपने अंदर से ही आता है, और अभी जो है इस एग्जाम अगले एग्जाम में जो है काफ़ी टाइम है, तो इस तरीके से चैलेंजेस जो है आप लोग ले सकते हैं 75 डेज या 100 डे चैलेंज, जो बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। अगर बात करें कि इस एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के बाद बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे लाइफ में जो है क्या परिवर्तन हुआ है, तो आप अपने ऊपर इस एग्ज़ाम के रिजल्ट को कैसा देखते हैं कि JRF होने से पहले आपको कुछ अलग टेंशन होगा? टेंशन तो जब तक आप सेटल नहीं हो जाएगा तब तक तो रहेगा ही। जी भैया, JRF होने के बाद मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ, और मैं अब अपने आगे अपने टारगेट को बहुत अच्छे से मैं समय दे सकता हूँ, क्योंकि JRF होना एकेडमिक के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं और मेरा इंटरेस्ट भी है उसमें। उसके साथ साथ मुझे PCS करना है, तो मेंटल प्रेशर थोड़ा कम रहेगा और मैं अपना बेस्ट दे पाऊँगा। और जिन बच्चों का इच्छा है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो उनका नेट और JRF दोनों एक साथ हो जाना एक अपने आप में एक उपलब्धि है, क्योंकि 1% लोगों का ही होता है। तो कहीं इंटरव्यू देंगे तो उसमें भी आपको वरीयता मिलेगी इस चीज़ को लेके। तो निश्चित तौर पे मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके, और मैं आगे अच्छा करूँगा। और जो विश्वास NTA ने मुझ पे दिखाया है, जो मेरे लोगों ने मुझ पे दिखाया है, मैं उसको बरकरार रखूँगा। तो हम बात कर रहे थे रुपेश जी से, और इन्होंने जो बातें बताई, इन्होंने बताया कि कैसे 75 डे में इन्होंने एक दिन बिना गैप किए अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रखा है। ये दिवाली नहीं मना पाए, छठ पे घर नहीं गए, हालांकि ये बिहार से रहने वाले हैं,
और छठ की क्या मान्यता है इनके जीवन में, ये तो इनसे बेहतर कोई और शायद ही जान पाए। तो इसी तरीके से कुछ चैलेंजेस जो है हम लोगों को उठाने पड़ेंगे, और अगर हमें किसी एग्जाम में अच्छा करना है तो कुछ तो दृढ़ निश्चयता जो है दिखानी होगी। तो हम जो इनसे ज़रूर सीख लेंगे और अपने आने वाले परिणाम को जो है बहुत ही बेहतर बनाएंगे। एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से रुपेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जेआरएफ होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो मिलते हैं किसी और टॉपर से और किसी और विषय के टॉपर से। अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट के ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ।